हम बीपीएससी के करंट अफेयर देखते हैं और दिसंबर 2025 का हम करंट अफेयर देख रहे थे। आप पार्ट 3 में देखेंगे मानवाधिकार दिवस दिसंबर 2025 का करंट अफेयर है, मंथली करंट अफेयर है। इसमें हम 3 पार्ट में बांटे हैं इसे, क्योंकि ज़्यादा करंट अफेयर से संबंधित कुछ ज़्यादा ही न्यूज आए थे, तो इसीलिए हम 3 पार्ट में बांटे हैं। तीसरा पार्ट इसमें देखते हैं मानवाधिकार दिवस से शुरू करते हैं। तो चर्चा में क्यों राष्ट्रपति द्रौपदी जो मुर्मू है 10 दिसंबर 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC के मानवाधिकार दिवस समारोह में एक मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुई हैं। और उसके बाद मुख्य बिंदु देखिए दिवस के बारे में। मानवाधिकार दिवस जो है प्रति वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। न्याय, शांति तथा समानता की आधारशिला के रूप में मानवाधिकारों के महत्व को रेखांकित भी करता है। उसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में देखें। राष्ट्रीय मानवाधिकार जो है इसके अनुसार मानवाधिकार व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकार है जिनकी सुनिश्चितता संविधान द्वारा की गई है या अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों में सन्निहित है और जो भारत में न्यायालयों द्वारा लागू किए जाने योग्य हैं। भारत में मानवाधिकारों का प्रहरी भारत में मानवाधिकारों का प्रहरी भी है और स्थापना वर्ष 1993 मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा के अनुरूप है। अधिनियम जो है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है। राज्य मानवाधिकार आयोग देखें PHR अधिनियम 1993 के तहत स्थापित है। सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा करते हैं। सदस्यों का निष्कासन राष्ट्रपति करते हैं। मानवाधिकार दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कार्य क्या है तो मानवाधिकार उल्लंघन संबंधी शिकायतों की जांच करना है। उसके बाद मामलों का स्वतः संज्ञान करना है। मानवाधिकार कार्यान्वयन की समीक्षा अनुशंसा करना है। मानवाधिकार जागरूकता फैलाना है। मानवाधिकार मुद्दों पर अध्ययन करना है। रिपोर्ट प्रकाशित करना है। शक्तियाँ क्या है तो व्यक्तियों को समन देना है, गवाहों की जाँच करना है और साक्ष्य प्राप्त करना है। यह सुनिश्चित करने के लिए जेलों और अन्य संस्थानों का निरीक्षण करना है। यहाँ स्थितियाँ मानवीय है और मानवाधिकारों से संबंधित न्यायालयी कार्यवाही में हस्तक्षेप भी करना है। उसके बाद मानवाधिकार के सदस्य देखें। संगठन सबसे पहले सदस्य में तो 5 पूर्वकालिक सदस्य और 7 मानद सदस्य होते हैं। अध्यक्ष सेवानिवृत्त CJI या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होंगे और प्रशासनिक प्रमुख कौन है, महासचिव होंगे। नियुक्ति देखें तो इनकी 6 सदस्यीय समिति के तहत नियुक्ति होती है, यानी प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष होंगे और राज्यसभा के उपाध्यक्ष होंगे, केंद्रीय गृह मंत्री होंगे, संसद के दोनों सदनों के विपक्ष के नेता होंगे। इनकी सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सभी सदस्यों की होती है। उसके बाद कार्यकाल क्या है तो 3 वर्ष कार्यकाल है या 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। निष्कासन क्या है तो राष्ट्रपति अध्यक्ष या किसी सदस्य की निष्कासित कर सकते हैं। आधार के दुर्व्यवहार या अक्षमता के आरोप सिद्ध होने पर कर सकते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का वैश्विक गठबंधन के बारे में देखें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार को वर्ष 1999 में श्रेणी A का दर्जा प्राप्त है और श्रेणी A दर्जा की स्थिति देखें वर्ष 2006-11 और 2017 में बरकरार रही है और ये स्थिति का निलंबन जो है वर्ष 2023 और 24 में हुआ है। उसके बाद देखते हैं ऐतिहासिक महत्व देखें मानवाधिकार का। मानवाधिकार दिवस की स्थापना वर्ष 1950 में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यानी UDHR के उपलक्ष्य में की गई थी, जिसे 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंगीकृत किया गया था और जिसमें सभी व्यक्तियों के लिए मौलिक मानवाधिकारों की रूपरेखा निर्धारित की गई। वर्ष 2006 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद अपने 47 सदस्य देशों, भारत सहित 47 सदस्य देशों के माध्यम से वैश्विक मानवाधिकार संरक्षण को सुदृढ़ करती है तथा उल्लंघन और आपात स्थितियों से निपटने हेतु कार्य भी करती है। परिषद का सचिवालय जो है मानवाधिकार उच्चायुक्त का कार्यालय है जो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। समर्थन और कार्यवाही देखें। यह दिवस जो है घृणास्पद भाषण, भ्रांत सूचना और मानवाधिकारों के हनन का सामना करने के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान करता है और समानता सहित निगरानीहीन, भेदभाव रहित व्यवस्था का प्रोत्साहित भी करता है। उसका मानवाधिकार और भारत के बारे में देखें। भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों यानी भाग 3 तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी भाग 4 के माध्यम से मानवाधिकारों की संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है। प्रस्तावना का न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के प्रति संकल्प और UDHR की भावना का प्रतिरूप भी करता है। और उसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है जिसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई और देश में मानवाधिकारों के अनुपालन की निगरानी भी करता है। थीम देखिए मानवाधिकार जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार जो है इसकी थीम है एश्योरिंग एवरीडे
एसेसियल्स पब्लिक सर्विसेज एंड डिग्निटी फॉर ऑल यानी शीर्ष से एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार दिवस की थीम एवरीडे एसेशियल्स के अनुरूप है। और वार्ता देखें 2 विषयगत सत्र यानी वैश्विक अमेनिटीज टू ऑल ए ह्यूमन राइट्स अप्रोच तथा एश्योरिंग पब्लिक सर्विसेज एंड डिग्निटी फॉर ऑल में वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों द्वारा सेवा प्रदान में विद्यमान अंतरालों तथा समाधान पर विचार विमर्श किया जाएगा। उसके बाद बेंगलुरु में अगला टॉपिक है बेंगलुरु में UNSW कैंपस के बारे में देखेंगे। चर्चा में क्या है तो न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय विश्व स्तर पर 20वें स्थान पर बेंगलुरु में अपना नया कैंपस स्थापित करने जा रहा है, जिसके साथ वह भारत में संचालन हेतु स्वीकृत 19 विदेशी संस्थानों में सम्मिलित 7वां ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय बन जाएगा। और यह संस्थान जो है व्यापार, मीडिया, कंप्यूटर तथा डेटा विज्ञान सहित साइबर सुरक्षा में पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएगा तथा UGC से स्वीकृति प्राप्त होने के बाद आगामी शैक्षणिक वर्ष में कक्षाएं प्रारंभ होने की संभावना भी है। उसके बाद मुख्य बिंदु देखें कैंपस के बारे में तो 3री ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा एवं कौशल परिषद बैठक में संस्थानों और सरकारों के बीच व्यापक समझौता ज्ञापन तथा आशय पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए और जिससे भारत ऑस्ट्रेलिया शिक्षा सहयोग में बढ़ते विश्वास और दीर्घकालिक रणनीतिक प्रतिबद्धता पर बल मिला। अनुसंधान इसके बारे में देखें तो संयुक्त वैज्ञानिक नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए 9.94 करोड़ रुपए के वित्त पोषण द्वारा समर्थित AI क्वांटम प्रौद्योगिकी और जैव विविधता, उसके बाद मेडिटेक, उसके बाद स्थिरता और उसके बाद स्मार्ट गतिशीलता और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में SPARC योजना के तहत 10 नई द्विपक्षीय अनुसंधान परियोजनाएं शुरू की गई हैं। उसके बाद विद्यालय के बारे में देखिए पहली बार AIESC बैठक ने विद्यालय स्तर पर सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसमें CBSE के प्रारंभिक बाल्यकाल पाठ्यक्रम को ऑस्ट्रेलिया के फ्रेमवर्क के अनुरूप बनाया और ऑस्ट्रेलिया में बढ़ती डायस्पोरा सेवा के लिए अधिक CBSE संबंध स्कूलों का स्थापना का अन्वेषण शामिल है। नवाचार के बारे में देखिए तो नई अंतर संस्थागत पहलों में जेम्स कुक विश्वविद्यालय के साथ ओडिशा में एक समुद्री परिस्थितिकी अनुसंधान केंद्र और खनन स्वचालन रसद तथा स्थिरता पर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय IIM मुंबई और IIT धनबाद के बीच सहयोग शामिल है। उसके बाद अनुकूलन इसके बाद देखें तो डीकेन विश्वविद्यालय और IIT रुद्रकी आपदा अनुकूलन में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेंगे और जिससे जलवायु प्रतिक्रिया, प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण तथा आपातकालीन तैयारी में भारत ऑस्ट्रेलिया शैक्षणिक सहयोग को विस्तारित भी करेगा। उसके बाद अगला टॉपिक है सशस्त्र सेना झंडा दिवस के बारे में। चर्चा में क्यों है सशस्त्र सेना झंडा दिवस। तो राष्ट्र ने 7 दिसंबर 2025 को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया तथा रक्षा मंत्री ने वीर नारियों, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में उदार योगदान देने का आग्रह भी किया है। मुख्य बिंदु देखें तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो है यानी AFFD प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है। यानी सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है, जो वर्ष 1949 से भारतीय सशस्त्र बल कर्मियों विशेषकर पूर्व सैनिकों के साहस और बलिदान का सम्मान करता है। यह दिवस न केवल शहीद सैनिकों के बलिदान को बल्कि उनके परिवार, विशेषकर युद्ध में दिव्यांग हुए सैनिकों और शहीद सैनिकों की पत्नियों, वीर नारियों के योगदान को भी मान्यता देता है। ध्वज दिवस कोष जो है इसके बारे में देखिए, इस कोष की स्थापना मूलतः रक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 1949 में की गई। वर्ष 1993 में इस युद्ध पीड़ितों और पूर्व सैनिकों के विभिन्न कल्याण कोषों को मिलाकर एकीकृत कोष में समेकित भी किया है और केंद्रीय सैनिक बोर्ड जो है यानी कि SB इसके प्रशासन के लिए उत्तरदायी भी है और केंद्रीय सैनिक बोर्ड पूरे भारत में पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए कल्याण तथा पुनर्वास योजना निर्मित एवं क्रियान्वित भी करता है। डिजिटल समाधान देखें तो व्हाट्सएप आधारित चैट बॉट और उसके बाद संबंध और पूर्व सैनिकों को आसानी से अपनी शिकायतें दर्ज कराने और उनका समाधान करने में मदद भी करता है। व्हाट्सएप आधारित चैटबॉट हो गए और समाधान हो गए, ये जो है पूर्व सैनिकों की आसानी से अपनी शिकायतें दर्ज कराने और उनका समाधान करने में मदद करता है। इस प्लेटफॉर्म ने एक वर्ष से भी कम समय में 1700 से अधिक मामलों का समाधान किया है। महिलाओं के लिए कौशल विकास इसके तहत देखें तो महिला सशक्तिकरण पहल का उद्देश्य शहीद सैनिकों की विधवा
विधवाओं सहित महिलाओं को रोजगार, प्रशिक्षण और आर्थिक स्वतंत्रता के अवसर प्रदान करने में सशक्त बनाना है। और प्रोजेक्ट नमन जो है, इसका उद्देश्य पूर्व सैनिकों के लिए पेंशन सेवाओं को सरल बनाना तथा जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने और पेंशन वार्तिरण जैसी सेवाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित भी करना है। अगला टॉपिक है बेंगलुरु में नया रक्षा MRO हब के बारे में देखें। चर्चा में क्यों है, तो टाटा एडवांस्ड सिस्टम और लॉकहीड मार्टिन ने बेंगलुरु में C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान के लिए एक नई रक्षा रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल यानी MRO सुविधा का निर्माण शुरू किया है, जिसे वर्ष 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित भी किया गया है बेंगलुरु में। मुख्य बिंदु देखिए विस्तार इसका, तो यह सुविधा जो है C-130J और KC-130J और C-130BH सहित विभिन्न विमान प्रकारों को समर्थन प्रदान करेगी तथा लॉकहीड मार्टिन के प्रमाणित सेवा केंद्रों के वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा बनेगी। स्थान इसका देखें तो ये जो इसका स्थान में देखें, कंपेगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निकट भरेराम नेरहल्ली में स्थित यह केंद्र डिपो स्तर के रखरखाव, भारी ओवरहॉल, उपकरण मरम्मत और संरचनात्मक जांच और एवियोनिक्स उन्नयन का कार्य भी संभालेगा। प्रशिक्षण के बारे में देखें इसके, तो MRO जो है भारतीय इंजीनियरिंग और तकनीशियनों के लिए प्रशिक्षण के अवसरों का विस्तार करेगा, घरेलू एरोस्पेस कौशल को सुदृढ़ करेगा तथा C-130 आपूर्ति श्रृंखला में भारतीय आपूर्तिकर्ताओं के लिए नए अवसर सृजित भी करेगा। तत्परता इसके बारे में देखें MRO के, तो लॉकहीड मार्टिन ने जोर दिया है कि सुविधा भारतीय वायुसेना के 12 C-130J विमानों की निरंतरता और परिचालन तत्परता को बढ़ावा देगी, जिसका व्यापक रूप से सामरिक एयरलिफ्ट तथा मानवीय कार्यों में उपयोग भी किया जाएगा। साझेदारी के बारे में देखिए, यह परियोजना जो है दीर्घकालिक भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो 7 दशकों से अधिक के सहयोग और बढ़ते औद्योगिक सहयोग को दर्शाता भी है। उसके बाद स्वदेशीकरण के बारे में देखिए, टाटा एडवांस्ड सिस्टम ने कहा है कि MRO केंद्र से भारत के रक्षा आत्मनिर्भरता लक्ष्यों के अनुरूप है और तथा मेक इन इंडिया के तहत घरेलू क्षमता, नवाचार और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता भी है। सहयोग के बारे में देखें, यह सुविधा जो है टाटा लॉकहीड मार्टिन एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड की सफलता पर आधारित है, जिसने हाल ही में अपना 250वां C-130J टेल वितरित किया है, जो एक परिपक्व एरोस्पेस विनिर्माण साझेदारी को रेखांकित भी करता है। समय रेखा के बारे में देखें, निर्माण कार्य वर्ष 2026 के अंत तक पूरा होने की योजना है और पहला C-130 विमान वर्ष 2027 की शुरुआत में बेंगलुरु सुविधा में MRO संचालन के लिए प्रवेश करेगा। उसके बाद अगला टॉपिक है वैश्विक ऊर्जा नेताओं का शिखर सम्मेलन। वैश्विक ऊर्जा नेताओं का शिखर सम्मेलन के बारे में देखें, यानी GELS 2025 के बारे में चर्चा में किया तो ओडिशा के पुरी में आयोजित वैश्विक ऊर्जा नेताओं का शिखर सम्मेलन यानी GELS 2025 में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने वैश्विक स्वस्थ ऊर्जा परिवर्तन को आकार देने में भारत की केंद्रीय भूमिका पर प्रकाश डाला और इस शिखर सम्मेलन को नीति निर्माताओं, नवप्रवर्तकों और तथा उद्योग जगत के नेताओं के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में स्थापित भी किया है। मुख्य बिंदु देखें विजन का, तो GELS यानी GELS क्या है, तो वैश्विक ऊर्जा नेताओं का शिखर सम्मेलन है। GELS 2025 ने दीर्घकालिक सामुदायिक अभ्यास की शुरुआत को चिन्हित किया है, जिसमें भारत का विश्वास है कि ओडिशा जैसे राज्य राष्ट्रीय हरित विकास और ऊर्जा नवाचार के अगले चरण का नेतृत्व भी करेंगे। रिकॉर्ड्स देखें तो GELS में मंत्री ने भारत की गैर जीवाश्म क्षमता में अब तक की सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि, उसके बाद 31.25 गीगावाट जैसे 24.28 गीगावाट सौर ऊर्जा शामिल है कि उसकी घोषणा की है, जो देश की स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से हो रही प्रगति को दर्शाता है। योगदान देखें इसका, तो उन्होंने रेखांकित किया है कि विश्व में वर्ष 2024 तक अपनी दूसरी टेरावाट नवीनीकरणीय क्षमता जोड़ ली है, जबकि भारत ने अकेले वर्ष 2022-24 के बीच 46 गीगावाट सौर ऊर्जा का योगदान दिया है और जिससे यह विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता बन गया है। भारत और विकास इसके देखें तो GELS ने भारत के परिवर्तनकारी सौर विस्तार को रेखांकित किया है, जो 11 वर्षों में 2.8 गीगावाट से बढ़कर लगभग 130 गीगावाट हो गया है, जो 45% की वृद्धि है, जिससे भारत तीव्र नवीनीकरणीय ऊर्जा उपयोग के लिए एक वैश्विक मॉडल बन गया है।
संतुलन देखें, शिखर सम्मेलन में भारत के सामने दूसरी सबसे बड़ी कोयला उपभोक्ता होने की दोहरी चुनौती पर विचार किया गया। साथ ही वैश्विक औद्योगिक और व्यापार परिवर्तनों के बीच प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार करने पर भी चर्चा हुई है। क्षमता देखें तो GELS में ओडिशा की स्वच्छ ऊर्जा प्रगति पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें 3.1 गीगावाट नवीकरणीय क्षमता है, जो इसकी कुल विद्युत क्षमता का 34% है और राज्य स्तर पर मजबूत अपनापन दर्शाता है। पहल देखें इसका तो शिखर सम्मेलन में एक प्रमुख घोषणा ओडिशा के लिए PM सूर्य घर के तहत 1.5 लाख रूफटॉप सौर ULA मॉडल को स्वीकृति देना था, और जिसमें 7 से 8 लाख लोगों विशेष रूप से कम आय वाले परिवारों को लाभ मिलने की संभावना है। GELS ने ओडिशा के रूफटॉप सोलर अपनाने पर प्रकाश डाला है और 1.6 लाख आवेदन 23,000 से अधिक इंस्टॉलेशंस और 147 करोड़ रुपए की सब्सिडी 19,200 परिवारों को हस्तांतरित की गई है, जो मजबूत क्रियान्वयन को भी दर्शाता है। उसके बाद अगला टॉपिक आता है सी राजगोपालाचारी जयंती के बारे में। सी राजगोपालाचारी की जयंती के बारे में देखें तो चर्चा में क्यों, तो भारत के प्रधानमंत्री ने 10 दिसंबर 2025 को चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिन्हें राजा जी भी कहा जाता है, इनकी जयंती पर उन्हें नमन करते हुए भारत के स्वतंत्रता संग्राम, प्रशासनिक चिंतन तथा सामाजिक सशक्तिकरण के उनके बहुमूल्य और दूरदर्शी योगदान को समर्थन भी किया है। इनका मुख्य बिंदु देखें, परिचय देखें। सी राजगोपालाचारी का जन्म 10 दिसंबर 1878 को मद्रास प्रांत यानी वर्तमान में तमिलनाडु के नुशैलम में हुआ था, और वर्ष 1899 में उन्होंने विधि में स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के साथ ही सलेम में अपनी वकालत शुरू की थी। राजनीतिक तथा सामाजिक सुधार देखें तो राजगोपालाचारी जो है लॉर्ड कर्जन द्वारा सांप्रदायिक आधार पर किए जाने वाले बंगाल विभाजन के निर्णय से प्रभावित होने के साथ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के पूर्व स्वतंत्रता आह्वान से प्रेरित हुए और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए तथा उन्होंने भारत को स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया। वर्ष 1917 में सी राजगोपालाचारी सलेम नगर पालिका के अध्यक्ष बने तथा उन्होंने पिछड़े वर्गों के सामाजिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया। वर्ष 1925 में उन्होंने सामाजिक उत्थान हेतु मद्रास प्रांत में एक आश्रम की स्थापना की। इस आश्रम द्वारा 2 पत्रिकाएं प्रकाशित की गई, विमोचन तमिलनाडु में और प्रोहिबिशन अंग्रेजी है, ठीक है, और तमिल में विमोचन है, इनका 2 पत्रिकाएं हैं। विमोचनम ये तमिल में है और प्रोहिबिशन जो है ये अंग्रेजी में है, पत्रिकाएं हैं। स्वतंत्रता संग्राम में देखें तो इनका योगदान रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में हुए आंदोलन के दौरान जो राजा जी है सी राजगोपालाचारी है, इन्होंने चेन्नई तमिलनाडु में इस आंदोलन का नेतृत्व भी किया था, रॉलेट एक्ट में, ठीक है, विद्रोह के आंदोलन में। और वर्ष 1930 में दांडी मार्च के दौरान राजगोपालाचारी ने मद्रास प्रांत में तिरुचि में वेदारण्य तक नमक मार्च का नेतृत्व किया, जिसे वेदारण्यम सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है, इन्होंने मद्रास प्रांत में किया था। उसके बाद वेदारण्य सत्याग्रह के दौरान उनकी गिरफ्तारी के साथ ही उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन में एक नेता के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। और भारत छोड़ो आंदोलन के बाद सी राजगोपालाचारी के पंपलेट था द वे आउट में मुस्लिम लीग एक कांग्रेस के बीच एक अलग मुस्लिम राज्य के संबंध में संवैधानिक गतिरोध को हल करने के लिए CR फॉर्मूले की रूपरेखा प्रस्तुत की। और मद्रास प्रांत के प्रधानमंत्री के बारे में देखें तो वर्ष 1937 में श्री राजगोपालाचारी मद्रास प्रांत के प्रधानमंत्री भी बने थे 1937 में, और मद्रास प्रांत के ये प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने खादी को बढ़ावा देने के साथ जमींदारी उन्मूलन एवं स्कूलों में हिंदी की शुरुआत सहित अन्य सामाजिक तथा आर्थिक सुधारों को लागू करने में भूमिका भी निभाई। उन्होंने दलितों के जीवन स्तर को बेहतर करने एवं सामाजिक समानता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित भी किया। स्वतंत्रता के बाद योगदान देखें, सी राजगोपालाचारी को पश्चिम बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। स्वतंत्रता के बाद इनका योगदान देखें तो पश्चिम बंगाल के गवर्नर इन्हें नियुक्त किया गया, और आगे चलकर वर्ष 1947 में वे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी बने थे, और वर्ष 1950 में इस पद को अस्थायी रूप से समाप्त भी कर दिया गया था। यानी इन्हें स्वतंत्रता के बाद राजगोपालाचारी को पश्चिम बंगाल के गवर्नर नियुक्त किया गया, और स्वतंत्रता के बाद इन्हें पश्चिम बंगाल के गवर्नर नियुक्त किया गया, और आगे चलकर 1947 में वे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर भी बने गए थे। और 1950 में ये पद जो है
अस्थायी रूप से समाप्त कर दिए गए। उन्होंने मुस्लिमों को मुख्य धारा में एकीकृत करने के साथ भारत के पंथ निरपेक्ष स्वरूप को बनाए रखने की दिशा में कार्य किया। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु के बाद केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में कार्य भी किया तथा प्रथम पंचवर्षीय योजना के साथ ही प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दों में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। वर्ष 1959 में श्री राजगोपालाचारी ने बाजार अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के साथ ही सरकारी नियंत्रण को कम करने का समर्थन करने के क्रम में स्वतंत्र पार्टी का गठन किया। वर्ष 1962 में राजा जी ने अमेरिका में गांधी पीस फाउंडेशन के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करते हुए परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह भी किया और श्री राजगोपालाचारी ने चक्रवर्ती थिरुमगन, जिसे वर्ष 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, उनके नाम से रामायण का तमिल में अनुवाद भी किया। विरासत इनके देखें, श्री राजगोपालाचारी को वर्ष 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया और वे यह सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पाने के वाले प्रथम व्यक्ति थे। श्री राजगोपालाचारी 25 दिसंबर 1972 को श्री राजगोपालाचारी का निधन हो गया। उसके बाद अगला टॉपिक हम देखते हैं सुजलाम भारत ऐप के बारे में। सुजलाम भारत ऐप क्या है, चर्चा में क्यों है? तो जल शक्ति मंत्रालय ने सुजलाम भारत ऐप लॉन्च किया है, जो जल जीवन मिशन यानी JJM के अंतर्गत एक प्रमुख डिजिटल पहल है और जिसका उद्देश्य ग्रामीण पेयजल आपूर्ति प्रणाली का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित भी करना है। मुख्य बिंदु देखें, परिचय देखें। सुजल गांव यानी ID सुजल गांव डिजिटल पहचान प्रत्येक बस्ती के लिए एक स्पष्ट डिजिटल प्रोफाइल प्रदान करेगी, जिसमें उसके पेयजल स्रोत, बुनियादी ढांचे की स्थिति, आपूर्ति की विश्वसनीयता, जल की गुणवत्ता और संचालन एवं रखरखाव व्यवस्थाओं का वितरण भी होगा। उद्देश्य क्या है इस ऐप का? यह मंच ग्राम पंचायतों, ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों और सेवा प्रदाताओं के प्रदर्शन में पारदर्शिता बढ़ाएगा, साथ ही सामुदायिक भागीदारी तथा निगरानी को प्रोत्साहित भी करेगा। विकास देखें तो इसे भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू सूचना विज्ञान संस्थान के सहयोग में विकसित भी किया गया है। और एकीकरण देखें तो जल नेटवर्क, परिसंपत्ति सूची, जल गुणवत्ता डेटा और सामुदायिक प्रतिक्रिया के सटीक भू स्थानिक मानचित्रण के लिए इसे PM गति शक्ति GIS के साथ एकीकृत भी किया गया है। महत्व देखें, इस ऐप को ग्रामीण जल प्रणालियों के लिए आधार के रूप में परिकल्पित भी किया गया है। यह ग्रामीण जल वितरण प्रणाली की पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक केंद्रित बनाने में आधार पर भी काम करेगा। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक है प्राडा द्वारा कोल्हापुरी डील साइन। प्राडा द्वारा कोल्हापुरी डील साइन देखेंगे ये चर्चा में क्यों है। ये चर्चा में क्यों देख रहे हैं? इतालवी लग्जरी ब्रांड प्राडा ने लगभग 2000 जोड़ी कोल्हापुरी चप्पलों का एक सीमित संचालन लॉन्च करने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU का हस्ताक्षर किया है। प्रमुख बिंदु देखें, भारत में निर्मित ये सैंडल जो है महाराष्ट्र और कर्नाटक में बनाए जाएंगे, जिनमें पारंपरिक भारतीय शिल्प कौशल को प्राडा के समकालीन डिजाइन के साथ जोड़ा जाएगा। और कीमत की उपलब्धता देखें तो कोल्हापुरी सैंडल की कीमत लगभग 800 यूरो यानी $930 होंगी और ये फरवरी से विश्व भर के चुनिंदा प्राडा स्टोर्स के साथ साथ इसकी वेबसाइट पर भी उपलब्ध होंगे। उत्पत्ति एवं भूगोल देखें तो यह जो है कोल्हापुरी यानी महाराष्ट्र में कोल्हापुरी है। ये कोल्हापुरी और आसपास के जिलों जैसे कि सांगली, सतारा और सोलापुरी में हस्त निर्मित है, जो 12वीं से 13वीं शताब्दी से संबंधित है और तथा मूल रूप से शाही परिवार के लिए तैयार की गई है। उसके बाद कारीगरी देखें तो इसे गाय, भैंस या बकरी द्वारा वनस्पति गैन चमड़े से निर्मित किया जाता है और पूरी तरह से हाथ से निर्मित होता है और इसमें कील या कृत्रिम घटकों का उपयोग नहीं किया गया है। डिजाइन की विशेषता देखें, यह अपने टी स्ट्रीम आकार, बारीक बुनाई और खुले पंजे वाले डिजाइन के लिए भी जाना जाता है, जो ज़्यादातर ट्रेन या गहरे भूने रंग इसमें उपलब्ध ये होते हैं। ये है ये चप्पल। उसके बाद भौगोलिक यानी GI टैग के बारे में देखिए, इसका दर्जा देखें तो इस वर्ष 2019 में भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग जो है इसका दर्जा मिल गया है, दे दिया गया है 2019 में ही, जिसमें महाराष्ट्र और कर्नाटक के 8 जिले इसमें शामिल है। GI टैग विशिष्ट भौगोलिक मूल्य वाले उत्पादकों की पहचान होता है और यह जो है सुनिश्चित करता है कि उस क्षेत्र के केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं ही उस नाम का उपयोग कर सकें। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक आता है प्रणब मुखर्जी की
जयंती के बारे में चर्चा की हुई। तो भारत की राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू ने 11 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति भवन में भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की है। और मुख्य बिंदु देखें प्रारंभिक इनके जीवन के बारे में, तो इनका जन्म 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के मीराती में हुआ था और वे एक स्वतंत्र सेनानी के पुत्र थे और भारत की स्वतंत्रता में अपने पिता के योगदान से प्रेरित भी थे। शिक्षा और करियर के बारे में देखें, शिक्षा और इनके करियर के बारे में देखें प्रणब मुखर्जी के बारे में, तो इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से इतिहास, राजनीतिक विज्ञान और कानून में डिग्री प्राप्त की तथा वर्ष 1969 में राजनीति में प्रवेश करने से पूर्व एक कॉलेज शिक्षक एवं पत्रकार के रूप में भी कार्य किया है। उसके बाद राजनीतिक अनुभव देखें, उन्होंने विदेश, रक्षा, वाणिज्य और वित्त मंत्री सहित विभिन्न उच्च पदों पर कार्य किया तथा जिसके साथ वे संसद के दोनों सदनों के लिए कई बार निर्वाचित भी हुए हैं। प्रमुख योगदान देखें, उन्होंने वर्ष 2004 से 2012 तक अपने कार्यकाल के दौरान प्रशासनिक सुधारों, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, UIDAI मेट्रो ट्रेन और अन्य संबंधित नीतिगत निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। कूटनीतिक भूमिका देखें इनके, इन्होंने IMF, उसके बाद विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र महासभा और राष्ट्रमंडल सम्मेलन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व भी किया है। राष्ट्रपति पद देखें इनका, तो 5 दशकों से अधिक के विशिष्ट राजनीतिक करियर के बाद वे 25 जुलाई 2012 को भारत के 13वें राष्ट्रपति भी बने थे। प्रणब मुखर्जी पुरस्कार देखें तो इन्हें कई पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें वर्ष 2008 में पद्म विभूषण मिले थे, सर्वश्रेष्ठ संसद पुरस्कार भी मिले थे 1997 और कई अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के मानद डायरेक्टर शामिल हुए हैं, डॉक्टरेट शामिल हैं। और उसके बाद इनका देखें प्रशासन एवं मान्यता के बारे में, प्रकाशन मान्यता, तो एक विपुल लेखक के रूप में इन्हें जाना जाता है। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था और राष्ट्र निर्माण पर व्यापक रूप से लेखन किया तथा उन्हें वर्ष 1984 और 2010 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री में से एक के रूप में मान्यता भी दी गई है। उसके बाद अगला टॉपिक आता है, अगला टॉपिक का नाम है भारत को जूनियर हॉकी में ऐतिहासिक कांस्य पदक के बारे में चर्चा की हुई। तो भारत के प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 में कांस्य पदक जीतने पर भारत की पुरुष जूनियर हॉकी टीम को बधाई दी गई है। प्रमुख बिंदु देखिए ऐतिहासिक उपलब्धि, तो भारत में जूनियर विश्व कप में पहला कांस्य पदक जीता और यह वर्ष 2026 में स्वर्ण पदक जीतने के बाद टूर्नामेंट में पहला पदक है। और कांस्य पदक मैच के बारे में देखें तो कांस्य पदक मैच में भारत ने अर्जेंटीना को 0 से 2 से पीछे छोड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए 4 से 2 से हराया है। और टूर्नामेंट का फाइनल देखें जर्मनी ने निर्धारित समय में 1-1 से ड्रॉ रहने के बाद पेनल्टी शूट आउट में स्पेन को 3-2 से हराकर अपना 8वां जूनियर विश्व कप खिताब जीता है। और राष्ट्रीय प्रेरणा देखें तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि टीम के शानदार प्रदर्शन से देश भर के अनगिनत युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। उसके बाद अगला टॉपिक है राजकुमार गोयल। राजकुमार गोयल ने CIC पद की शपथ ली है। चर्चा में भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी राजकुमार गोयल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समक्ष केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त CIC के पद की शपथ ली है, यानी केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त के पद का शपथ ली है। राजकुमार गोयल ने पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल समरिया का स्थान लिया है। उनके पद छोड़ने के बाद यह पद सितंबर 2025 से रिक्त था। उसके बाद मुख्य बिंदु देखें, परिचय देखें इनका। राजकुमार गोयल वर्ष 1990 के बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी रहे हैं, जो मूल रूप से जम्मू कश्मीर कैडर के थे। और वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद वे अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर के सदस्य बन गए। अगस्त 2025 में उन्होंने विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग के सचिव पद से सेवानिवृत्ति ली। और अपने कार्यकाल के दौरान गोयल ने गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय में भी महत्वपूर्ण सेवाएं दी हैं। सूचना आयुक्तों की नियुक्ति देखें, वर्तमान में आनंदी रामलिंगन और विनोद कुमार तिवारी सूचना आयुक्त के पद पर कार्यरत हैं। और इसके अतिरिक्त जया वर्मा सिन्हा, स्वागत दास, संजीव कुमार चिंदल, सुरेंद्र सिंह मीना तथा खुशवंत सिंह सेठी को सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति हेतु अनुशंसित किया गया है। केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में देखें, स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना RTI अधिनियम 2005 के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय, संवैधानिक नहीं है, ये एक वैधानिक निकाय के रूप में
की गई थी। संरचना देखिए केंद्रीय सूचना आयुक्त का, इस अधिनियम के अनुसार केंद्रीय सूचना आयोग ने एक मुख्य सूचना आयुक्त यानी CIC तथा अधिकतम 10 केंद्रीय सूचना आयुक्तों को हो सकते हैं। नियुक्ति देखिए सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश के आधार पर की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल है। जिससे इसमें प्रधानमंत्री होंगे जो अध्यक्ष होंगे, लोकसभा के विपक्ष के नेता होंगे और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी होंगे। पात्रता और छूट देखें तो विधि, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता या शासन में अनुभव वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति भी होंगे। संसद विधायक नहीं होना चाहिए, संसद विधायक नहीं होनी चाहिए या किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और किसी राजनीतिक दल से संबद्धता, व्यवसाय या पेशेवर गतिविधि की अनुमति नहीं होती है। वे पुनर्नियुक्ति के पात्र भी नहीं होते हैं। उसके बाद CIC की शक्तियाँ देखिए गवाहों की बुलाना है, उसके बाद दस्तावेज का निरीक्षण करना है, सार्वजनिक अभिलेखों की मांग करना है तथा जांच के लिए समन जारी भी करना है। कार्य क्या है इनकी प्राथमिक भूमिका RTI अधिनियम 2005 के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना और नागरिकों को सूचना के अधिकार को बनाए रखना है। यह न्यायालय, केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के कार्यालय, वित्त संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा अन्य संस्थाओं से संबंधित मामलों का समाधान भी करना है। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक आता है। अगला टॉपिक है भारत में पारंपरिक चिकित्सा पर द्वितीय वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन के बारे में देखें। चर्चा में क्यों है भारत में पारंपरिक चिकित्सा पर द्वितीय वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन। तब भारत 17 से 19 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में पारंपरिक चिकित्सा पर द्वितीय WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा और वर्ष 2023 में गांधीनगर गुजरात में आयोजित पहले शिखर सम्मेलन पर आधारित भी है। मुख्य बिंदु देखें आयोजक के बारे में, तो यह सम्मेलन जो है WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन और आयुष मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है ताकि पारंपरिक चिकित्सा के माध्यम से स्वास्थ्य तथा कल्याण पर वैश्विक संवाद को आगे बढ़ाया जा सके। विषय देखें तो सम्मेलन का विषय है लोगों और ग्रह के लिए संतुलन बहाल करना, कल्याण का विज्ञान तथा अभ्यास, जिसमें न्याय संगत एवं सतत स्वास्थ्य प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। वैश्विक विस्तार देखें तो 100 से अधिक देशों के नीति निर्माण और नेतृत्वकर्ता पारंपरिक चिकित्सा की भविष्य की भूमिका को आकार देने हेतु इसमें भाग लेंगे। उद्देश्य देखें यह कार्यक्रम जो है पारंपरिक चिकित्सा की प्रासंगिकता को पुनः पुष्टि करने के बाद इसे विज्ञान, साक्ष्य और जिम्मेदार अभ्यास के आधार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियों में एकीकृत करने को बढ़ावा देगा। WHO रणनीति के बारे में देखें तो चर्चाएं WHO की वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा रणनीति 2025 से लेकर 2034 के अनुरूप होगी, जिसका उद्देश्य जन स्वास्थ्य सेवा और गृह कल्याण को बढ़ावा देना है। सामूहिक सत्र देखें तो प्रमुख विचार विमर्श में स्वास्थ्य प्रणालियों में संतुलित पुनर्स्थापना करना, वैज्ञानिक निवेश, शासन, जैव विविधता संरक्षण और स्वदेशी अधिकार शामिल होंगे। उसके बाद नवाचार और साक्ष्य इसके में देखें तो सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित डिजिटल प्रौद्योगिकी के नैतिक उपयोग के माध्यम से पारंपरिक चिकित्सा को जिम्मेदारी से बढ़ावा देने के लिए नवीन दृष्टिकोण पर जोर भी दिया जाएगा। और वैदिक मुद्दे देखें 25 से अधिक सत्रों में विनियम, एकीकरण, जैव विविधता संरक्षण तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों पर चर्चा भी की जाएगी। उसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के बारे में थोड़ा देखें तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। प्रकार देखें तो वैश्विक जन स्वास्थ्य के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है WHO और सदस्य देखें जनवरी 2025 तक इसके 194 सदस्य हैं। और उसके बाद उद्देश्य देखें WHO का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करना है और वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थिति की प्रभावी प्रतिक्रिया देना है। वर्तमान महानिदेशक कौन है? संगठन के वर्तमान महानिदेशक जो है डॉक्टर 2025 में डॉक्टर टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस 2017 से ये है, उसके बाद महानिदेशक है। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक आता है परमाणु ऊर्जा रूपांतरण विधेयक 2025 के बारे में। चर्चा में क्यों है तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्रालय डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के परमाणु ऊर्जा से संबंधित विधिक ढांचे के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से संसद में सतत परमाणु ऊर्जा तथा संवर्धन विधेयक 2025 प्रस्तुत किया है। मुख्य बिंदु देखें परमाणु ऊर्जा रूपांतरण विधेयक 2025 के बारे में। नया विधिक ढांचा जो है यह विधेयक परमाणु ऊर्जा के लिए एक व्यापक कानून का प्रस्ताव करता है, जिसके तहत परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 तथा परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम 2010 को निरस्त भी करता है। ऊर्जा सुरक्षा देखिए इसके तहत इसका उद्देश्य जो है परमाणु स्थापित क्षमता का विस्तार करना है ताकि डेटा सेंटर जैसी भविष्य और आवश्यकताओं के लिए विश्वसनीय
विश्वसनीय, स्वस्थ तथा 24 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। कार्बन उत्सर्जन में कमी देखिए, यह विधेयक जो है भारत की दीर्घकालिक जलवायु प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है, जिसमें वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु विद्युत क्षमता का लक्ष्य तथा 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने का संकल्प भी शामिल है। निजी भागीदारी देखिए, यह परमाणु ऊर्जा विकास में घरेलू उद्योग तथा निजी क्षेत्र की आधुनिक गतिविधियों को प्रोत्साहित भी करता है। नियामक सत्र देखें तो विधेयक जो है लाइसेंसिंग, सुरक्षा प्राधिकरण, निलंबन तथा निरस्तीकरण से संबंधित अद्यतन प्रावधान प्रस्तुत करता है, जिसमें नियामक निगरानी को सुदृढ़ किया जा सके। नागरिक के दायित्व देखिए, इसमें क्या होगा तो परमाणु क्षति से संबंधित एक संशोधित नागरिक दायित्व ढांचा प्रस्तावित करना है, ताकि सुरक्षा, जवाबदेही और मुआवजा तंत्र को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। उसके बाद संस्थागत ढांचा के बारे में देखें तो विधेयक में परमाणु ऊर्जा निवारण सलाहकार परिषद है, उसके बाद दावा आयुक्तों तथा परमाणु क्षति दावा आयोगों जैसे निकायों का प्रावधान किया गया है। इसमें अब प्रौद्योगिकी विस्तार इसका देखें तो परमाणु ऊर्जा के साथ साथ विकिरण आधारित प्रौद्योगिकियों को भी एक आधुनिक नियामक संरचना के अंतर्गत शामिल भी किया गया है। उसके बाद राष्ट्रीय दृष्टिकोण देखें, समग्र रूप से यह विधेयक जो है स्वस्थ ऊर्जा विस्तार, सुरक्षा तथा जनहित के लिए संतुलन स्थापित करते हुए परमाणु प्रशासन का आधुनिकीकरण को भारत की प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित भी करता है। परमाणु ऊर्जा के बारे में देखिए, परमाणु ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो परमाणु के नाभिक में संचित होती है और नाभिकीय अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप मुक्त होती है। इसका उपयोग जो है विद्युत उत्पादन, चिकित्सा क्षेत्र, अंतरिक्ष अनुसंधान तथा परमाणु हथियारों में किया गया है। परमाणु ऊर्जा के दो प्रमुख स्रोत होते हैं, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है तारापुर, महाराष्ट्र 1969 में, और सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है राजस्थान में अधिकतम परमाणु ऊर्जा उत्पादन करता है। और अन्य परमाणु संयंत्र कौन है, ककरापार गुजरात में है। उसके बाद कुंडनकुलम और कलपक्कम जो है तमिलनाडु में, नरोड़ा जो है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद रिएक्टर प्रकार इसका क्या है, PHWR है, ये सर्वाधिक है। BWR जो है तारापुर में है। उसके बाद फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है कलपक्कम में है। उसके बाद ईंधन देखें इसके, यूरेनियम और थोरियम, भारत में थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है भारत में। उसके बाद अगला टॉपिक आता है, अगला टॉपिक है रक्षा संपदा दिवस का शताब्दी वर्ष समारोह के बारे में देखिए। चर्चा में क्या है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 16 दिसंबर 2025 को दिल्ली छावनी स्थित रक्षा संपदा भवन में रक्षा संपदा दिवस समारोह की अध्यक्षता की, जो रक्षा संपदा विभाग को 100वीं वर्षगांठ को चिन्हित भी करता है। मुख्य बिंदु के बारे में देखें, समारोह एवं सम्मान के बारे में देखें। रक्षा मंत्री द्वारा 61वां छावनी बोर्डों में रक्षा भूमि प्रबंधन तथा नगर प्रशासन के क्षेत्र में सार्वजनिक सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए रक्षा मंत्री पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। शताब्दी का महत्व देखिए, यह आयोजन जो है रक्षा संपदा विभाग की 100वीं वर्षगांठ का प्रतीक भी है, और जिसकी शुरुआत वर्ष 1765 में बैरकपुर से हुई और 16 दिसंबर 1926 को इसे औपचारिक स्वरूप प्रदान भी किए गए हैं। रक्षा संपदा की भूमिका देखिए, रक्षा मंत्रालय के अधीन यह विभाग जो है भारत सरकार की सर्वाधिक व्यापक भू संपत्ति का प्रबंधन भी करती है। डिजिटल परिवर्तन इसके बारे में देखें तो ई छावनी जैसी पहलों के माध्यम से भूमि प्रबंधन का आधुनिकीकरण किया गया है, और जिसके तहत लगभग 20 लाख छावनी निवासियों को 100% नगर पालिकाएं सेवा ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही है। और पुरस्कार एवं मान्यता देखें, जल संरक्षण तथा जल निकायों के पुनरुद्धार में योगदान के लिए जल संचयन जन भागीदारी श्रेणी में राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान भी करेंगे। डिजिटलीकरण के बारे में देखें, विरासत में प्राप्त भूमि अभिलेखों का पूर्ण डिजिटलीकरण किया गया है, जिससे उनका संरक्षण, आसान पुनर्प्राप्ति तथा सुरक्षित अभिलेखीकरण सुनिश्चित भी हुआ है। और रक्षा भूमि प्लेटफॉर्म के बारे में देखें, केंद्रीकृत सॉफ्टवेयर भूमि रक्षा सुरक्षित सर्वरों पर सभी रक्षा भूमि अभिलेखों के एकीकृत भंडार के रूप में कार्य भी करता है। उसके बाद उन्नत सर्वेक्षण उपकरण के बारे में देखें, भूमि की सटीकता तथा प्रबंधन में सुधार के लिए डिफरेंशियल GPS और GIS उपकरणों तथा उच्च रिजोल्यूशन उपग्रह चित्रों का उपयोग किया जा रहा है। प्रौद्योगिकी नवाचार के बारे में देखें तो उपग्रह एवं मानव रहित रिमोट वाहन पहल पर आधारित उत्कृष्टता केंद्र के माध्यम से AI या ML तथा उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए अगली पीढ़ी के रक्षा भूमि प्रबंधन समाधान विकसित किए जा रहे हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है भारत और ADB के बीच विकास ऋण समझौता पर हस्ताक्षर के बारे में देखें। चर्चा में तो भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक जो है, एशियाई विकास बैंक जिसे ADB कहा जाता है, इसने विभिन्न
प्रमुख विकास परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए कुल $2.2 अरब से अधिक के 5 ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मुख्य बिंदु देखें, क्षेत्रीय प्रभाव के बारे में देखें, इनके तो परियोजनाएं जो है 3 राज्यों असम, मेघालय और तमिलनाडु में फैली हुई हैं और जो विभिन्न क्षेत्रों तथा राज्यों के विकास को बढ़ावा भी देखें। ऋण राशि देखें तो भारत और ADB यानी एशियाई विकास बैंक के बीच भारत और एशियाई विकास बैंक के बीच $2.2 अरब से अधिक मूल्य के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और आवृत्ति परियोजनाएं देखिए, इसमें कौशल विकास, रूफटॉप सोलर प्रणाली, स्वच्छ ऊर्जा और मेट्रो रेल और इको टूरिज्म कार्यक्रम शामिल है। और कौशल विकास का पहल देखिए, प्रधानमंत्री कौशल एवं रोजगार क्षमता परिवर्तन के तहत उन्नत ITIS कार्यक्रम का समर्थन भी करती है। सौर ऊर्जा कार्यक्रम देखिए, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत सस्ते और समावेशी रूफटॉप सोलर सिस्टम विकास को गति देने के लिए निधि प्रदान करता है। उसके बाद स्वच्छ परियोजना के बारे में देखें, इसमें असम राज्य तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल संवर्धन परियोजना भी इसमें शामिल है, यानी आस्था भी इसमें शामिल है। और शहरी परिवहन देखिए इसके बारे में, तो चेन्नई मेट्रो रेल निवेश परियोजना का समर्थन भी करता है, यानी ट्रांस 2 का समर्थन भी करता है। और उसके बाद इको टूरिज्म एवं आजीविका देखें तो मेघालय में संपूर्ण इको टूरिज्म और सतत कृषि आधारित आजीविका विकास के लिए वित्त पोषण प्रदान भी करता है। मुख्य कार्यक्रम देखें, यह ऋण जो है भारत के राष्ट्रीय प्रमुख कार्यक्रमों जैसे नवीनीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ सेवा, शहरी अवसंरचना और कौशल विकास को आगे भी बढ़ाएगा। उसके बाद एशियाई विकास बैंक के बारे में देखें थोड़ा विस्तार से, इसकी स्थापना जो है इसकी स्थापना के बारे में देखें तो एशियाई विकास बैंक जो है ADB एक क्षेत्रीय विकास बैंक है, जिसकी स्थापना 1966 में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। मुख्यालय इसका मनीला फिलिस्तीन में है और सदस्य इसके देखें वर्तमान में इसके 68 सदस्य हैं, जिसमें से 49 एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र के भीतर और 19 अन्य क्षेत्रों से हैं। और ये उद्देश्य देखें तो आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन और सतत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य इसका है, इसके उद्देश्य से स्थापना की गई थी। भारत जो है एशियाई विकास बैंक देखें, भारत एशियाई विकास बैंक का संस्थापक सदस्य और सबसे बड़े उधारकर्ताओं में से एक है भारत। उसके बाद अगला टॉपिक आता है भू स्थानिक मिशन पर राष्ट्रीय भू स्थानिक कार्यक्रम के बारे में। भू स्थानिक मिशन पर राष्ट्रीय भू स्थानिक कार्यक्रम के बारे में देखें चर्चा में हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने भू स्थानिक मिशन विकसित भारत का एक प्रवर्तक शीर्षक से भू स्थानिक पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन भी किया है। मुख्य बिंदु देखें इसके उद्घाटन एवं स्थल देखें तो कार्यशाला का उद्घाटन डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा 17 दिसंबर 2025 को यशोभूमि नई दिल्ली में किया गया। उद्देश्य क्या है तो भारत के भू स्थानिक पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करना है, राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन को आगे बढ़ाना है। प्रतिभागी क्या है इसके, तो इसमें नीति निर्माण, प्रौद्योगिकीविद, उद्योग जगत के नेतृत्वकर्ता और संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल भी है। और घोषणा इसके देखें तो राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित किया गया है। इसका उद्देश्य भू माप संबंधी ढांचों का आधुनिकीकरण करना है, भू स्थानिक अवसंरचना को बढ़ावा देना है, डेटा का मानकीकरण करना है तथा उभरती प्रौद्योगिकी को अपनाना भी है। महत्व देखें इसका तो यह उन्नत भू स्थानिक क्षमताओं के माध्यम से विकसित भारत @2047 की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। उसके बाद अगला टॉपिक है कि मार्च 2027 तक 25,000 जन औषधि केंद्र, ये चर्चा में क्या होता है, सरकार ने मार्च 2027 तक भारत में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र जो है जिसे PMBJK कहा जाता है, इसकी संख्या बढ़ाकर 25,000 करने की लक्ष्य निर्धारित किया। मुख्य बिंदु देखिए वर्तमान स्थिति क्या है तो 30 नवंबर 2025 तक संपूर्ण देश में कुल 17,610 जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, यानी PMBJK जो है इसकी 17,610 ये केंद्र जो है खोले गए हैं, जबकि वर्ष 2014 में इसकी संख्या केवल 80 थी, जो इस योजना के महत्वपूर्ण विस्तार को दर्शाता है। लक्ष्य निर्धारित देखिए इसका तो सरकार ने मार्च 2027 तक जन औषधि केंद्र की संख्या 25,000 तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, ताकि कम लागत वाले गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं तक पहुंच और बेहतर हो सके। उसके बाद जन औषधि केंद्र के बारे में देखें, सरकार जो है समर्थित रिटेल आउटलेट योजना है, जो सस्ते दामों में गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराती है। जागरूकता देखें तो योजना के तहत बिक्री की बढ़ती मात्रा और उत्पाद श्रृंखलाओं का विस्तार जनता में जन औषधि दवाओं के प्रति विश्वास एवं जागरूकता को दर्शाता है।
उद्यमी भागीदारी देखें, जन औषधि केंद्रों की बढ़ती व्यवहार्यता और आकर्षण के कारण पिछले वित्तीय वर्ष में आउटलेट्स में 37% और MRP बिक्री मूल्य में 38% की वृद्धि भी हुई है। आवेदन प्रतिक्रिया देखें, जन औषधि केंद्र के लिए आवेदन व्यक्तिगत उद्यमियों और गैर सरकारी संगठनों, समितियों, ट्रस्ट फर्म और कंपनियों से आधिकारिक जन औषधि वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आमंत्रित भी किए जा रहे हैं। उसके बाद अगला टॉपिक आता है सहकार सारथी के बारे में चर्चा में। क्या होता है, भारत के ग्रामीण सरकारी बैंकों यानी RCB के आधुनिकीकरण और डिजिटल सशक्तिकरण के लिए सहकारी सारथी नामक साझा सेवा इकाई की स्थापना की गई है। मुख्य बिंदु देखें, सहकारी सारथी की स्थापना जो है ग्रामीण सहकारी बैंकों की तकनीकी और सेवा क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्वीकृति से सहकार सारथी यानी SSE की स्थापना की गई है। पंजीकरण की तिथि क्या है, तो सहकारी बैंकों के डिजिटलीकरण के लिए साझा और संरचना प्रदान करने के उद्देश्य से इस संस्था का पंजीकरण 21 जुलाई 2025 को किया गया था। अधिकृत पूंजी एवं शेयरधारिता के बारे में देखें तो सहकार सारथी की अधिकृत पूंजी 1000 करोड़ रुपए है, जिसमें नाबार्ड हो गए, NCDC हो गए और ग्रामीण सहकारी बैंक समान रूप से 33.33% शेयरधारिता रखते हैं। प्रदान की जाने वाली सेवाएं क्या हैं, तो यह साझा आधुनिक बैंकिंग और संरचना और डिजिटल सेवाएं प्रदान करती है, जिनमें शामिल है कॉमन कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस यानी CBS और AEPS और UPI जैसे डिजिटल भुगतान, साइबर सुरक्षा, IT गवर्नेंस आदि ऐसे ये सेवाएं हैं। और उद्देश्य और प्रभाव देखें तो यह पहल का उद्देश्य क्या है, RCB को आधुनिक, मानकीकृत और डिजिटल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है, ग्राहकों तक पहुंच बढ़ाना है और अन्य विनियमित वित्तीय संस्थानों के समान परिचालन दक्षता में सुधार भी करना है। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक आता है नमस्ते योजना सीवर और सेप्टिक ट्रैक कर्मचारियों का सर्वेक्षण के बारे में देखें चर्चा में क्यों है, तो नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम जो है, जिसे नमस्ते कहा जाता है, नमस्ते योजना के तहत 4800 से अधिक 4800 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों ULB को शामिल करते हुए एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण किया गया है, जिसका उद्देश्य जो है सीवर और सेप्टिक ट्रैक श्रमिकों की पहचान करना है तथा स्वच्छता कार्य में उनकी सुरक्षा एवं गरिमा को सुदृढ़ भी करना है। मुख्य बिंदु देखें, सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है, इस सर्वेक्षण का उद्देश्य जो है नमस्ते योजना के अंतर्गत सीवर और सेप्टिक ट्रैक श्रमिकों की पहचान करना था, न कि स्कैवेंजर ताकि बेहतर कार्य परिस्थितियाँ और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उसके बाद मृत्यु दर देखें तो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अनुसार 2019 और अक्टूबर 2025 के बीच खतरनाक सीवर एवं सेप्टिक ट्रैक की सफाई के कारण 4 से 71 सफाई कर्मचारियों की मृत्यु हुई। कानूनी निषेध देखें तो मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम 2013 की धारा 7 सीवर या सेप्टिक ट्रैक में खतरनाक पेशेवर को निषिद्ध भी करती है। उसके बाद नमस्ते योजना के बारे में देखिए, ये जो योजना है सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता विभाग द्वारा आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के संबंध में वित्तीय वर्ष 2023-24 में शुरू की गई है। इसका उद्देश्य क्या है, सीवर और सेप्टिक टैंकरों में मैनुअल परिवेश को समाप्त करना है और शून्य मृत्यु दर प्राप्त करना है और श्रमिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए मशीनीकृत सफाई को बढ़ावा भी दिया गया है। योजना के घटक देखिए, इसमें आपातकालीन प्रतिक्रिया, स्वच्छता इकाइयों के लिए सुरक्षा उपकरण, मशीनीकृत उपकरणों के लिए पंजीकृत सब्सिडी, व्यावसायिक सुरक्षा प्रशिक्षण और खतरनाक सफाई नियंत्रण पर कार्यशालाएं शामिल इसमें की गई है। और स्वच्छ भारत मिशन शहरी के बारे में देखें 2.0 के तहत प्रयुक्त जल प्रबंधन घटक मशीनीकरण के माध्यम से खतरनाक सीवर सेप्टिक ट्रैक में पानी के प्रवेश को समाप्त करने पर केंद्रित भी है। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक आता है आंध्र प्रदेश में व्हाइट स्पॉट डिजीज के बारे में चर्चा की। तो भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश में मत्स्य पालन क्षेत्र में व्हाइट स्पॉट डिजीज और अन्य जलीय पशु रोगों को निगरानी एवं नियंत्रण के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY के अंतर्गत किए गए उपायों के संबंध में जानकारी दी है। मुख्य बिंदु देखें, व्हाइट स्पॉट डिजीज क्या है,
पुष्टि इसके देखिए आंध्र प्रदेश में फील्ड टीमों में मत्स्य पालन के नमूने एकत्र किए। निष्क्रिय निगरानी में 4 और सक्रिय निगरानी में 23 नमूने में व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस की पुष्टि की गई है। और रोग निगरानी कार्यक्रम के तहत देखें तो PMMSY जो है यानी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 33.78 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय जलीय पशु रोग निगरानी कार्यक्रम को देशव्यापी स्तर पर जलीय रोगों का पता लगाने और प्रबंधन के लिए क्रियान्वित भी किया गया है। नमूना विश्लेषण देखें, नमूनों का विश्लेषण काकीनाडा स्थित राज्य मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान में किया गया है। बीमा सहायता देखें, मत्स्य पालन फसल बीमा योजना के तहत आंध्र प्रदेश के 85 मत्स्य पालकों को कवर करता है और वर्ष 2025 में 5.21 लाख रुपए के दावों का वितरण भी किया गया है। दिशा निर्देश और तटीय मत्स्य पालन प्राधिकरण ने WSSV के प्रकोप को रोकने के हेतु SPF झींगा प्रजनन केंद्रों हैचरी हो गए फॉर्म हो गए स्वास्थ्य निगरानी और SPF प्रमाणन के दिशा निर्देश जारी किए हैं। जैव सुरक्षा उपाय के बारे में देखिए, रोगों के प्रसार को सीमित करने के लिए आयातित झींगा प्रजनन स्टॉक का अनिवार्य संगरोध और तटीय मत्स्य पालन प्राधिकरण के साथ झींगा हैचरी एवं फर्मों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। प्रयोगशाला निगरानी देखें तो झींगा और पानी के नमूने की PCR आधारित रोग निगरानी रोग का शीघ्र पता लगाने एवं नियंत्रण से सहायता लेना है। और वैकल्पिक कृषि प्रणालियां जो है सरकार रोग जोखिम कम करने और जैव सुरक्षा एवं स्थिरता बढ़ाने के लिए बायोफ्लॉक प्रौद्योगिकी यानी BFT और पुनर्चक्र मत्स्य पालन प्रणाली यानी RAS को बढ़ावा देती है। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक आता है नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 के बारे में चर्चा की है। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 के उद्देश्य और मुख्य क्षेत्रों का प्रकाश डाला है। मुख्य बिंदु देखें इसका, तो मुख्य बिंदु में इसका आयोजन देखें तो राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 जो है 2025 का आयोजन पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए किया गया है। प्रमुख लक्षित क्षेत्र देखिए, इस समिट के मुख्य लक्षित क्षेत्र पर्यटन और आतिथ्य, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित क्षेत्र, वस्त्र, हस्तकरघा तथा हस्तशिल्प, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कौशल विकास, IT या ITES, मनोरंजन और खेल और संरचना और लॉजिस्टिक्स तथा ऊर्जा थे। और निवेश रुचि देखिए, शिखर सम्मेलन और इसके रोड शो के माध्यम से निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा 4.48 लाख करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापनों, आशय पत्रों एवं निवेश प्रस्तावों की सामूहिक रुचि व्यक्त की गई है। निवेशक मंच देखें, यह समिट पूर्वोत्तर भारत को निवेश, व्यापार और औद्योगिक विकास के केंद्र के रूप में स्थापित करने तथा निवेशकों को साझेदारी एवं सहयोग के अवसर प्रदान करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य भी करती है। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना देखें तो देश में नवीकरणीय ऊर्जा पहले जैसे कि PM सूर्य घर, मुक्त बिजली योजना, PM कुसुम, सौर पार्क परियोजना, ऑफ ग्रिड विद्युतीकरण, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान हो गया और पूरे पूर्वोत्तर में बायोगैस संयंत्र स्थापना शामिल है इसमें। अगला हमारा टॉपिक आता है नई दिल्ली में आतंकवाद विरोधी सम्मेलन के बारे में चर्चा की हुई। तो केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 26 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का उद्घाटन भी किया है। मुख्य बिंदु क्या है, उद्घाटनकर्ता के बारे में देखें। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री जो है अमित शाह ने उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की है। उद्देश्य क्या है, सम्मेलन का लक्ष्य है भारत की आतंकवाद विरोधी तैयारियों और अंतर एजेंसी समन्वय को सुदृढ़ करना है। आयोजक के बारे में देखें, सम्मेलन का आयोजन गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा किया गया है। विजन देखें, यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता विजन से प्रेरित है। मुख्य बिंदु क्षेत्र देखें, प्रमुख क्षेत्रों में विदेशी साक्ष्य संग्रह, डिजिटल फोरेंसिक, आतंकवाद विरोधी जांच में डेटा विश्लेषण तथा आतंकवाद के वित्त पोषण नेटवर्क को बाधित करना शामिल है। उसके बाद कट्टरपंथ का सामना देखें, विशेषकर डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से होने वाले कट्टरपंथीकरण और भर्ती प्रक्रियाओं की रोकथाम पर जोर भी दिया गया है।
उसके बाद भारत में आतंकवाद से संबंधित ढांचा के बारे में देखें तो परिचय देखें तो आतंकवाद हिंसा और धमकी का विशेष रूप से नागरिकों के विरोध मनसापूर्ण एवं अवैध उपयोग है, जिसका उद्देश्य जो है भय उत्पन्न करना और सार्वजनिक धार्मिक या वैचारिक लक्ष्य प्राप्त करना है। यह भय जो है व्यवधान और अनिश्चितता का माहौल बनाकर सरकारों या समाजों को प्रभावित करने का ध्येय रखता है। भारत आतंकवाद के विरुद्ध शून्य सहिष्णुता की नीति के साथ कठोर रुख भी अब रखता है। हालांकि आतंकवाद को नई सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत परिभाषा नहीं है, जिससे विशिष्ट गतिविधियों को आतंकवादी कृत्य के रूप में वर्गीकृत करना कठिन हो जाता है और यह स्पष्टता आतंकवादियों को लाभ पहुंचाती है। कुछ देशों को चुप रहने तथा वैश्विक संस्थाओं में किसी कार्रवाई पर वीटो लगाने में सक्षम भी बनाती है। अगला हमारा टॉपिक आता है कि किम्बर्ले प्रक्रिया की अध्यक्षता करेगा भारत। चर्चा में तो भारत जो है 1 जनवरी 2026 से किम्बर्ले प्रक्रिया की अध्यक्षता करने के लिए चयनित भी किया गया है। मुख्य बिंदु देखें किम्बर्ले प्रक्रिया क्या है। यह प्रक्रिया हीरो के अवैध व्यापार पर रोक लगाने के उद्देश्य से आरंभ की गई एक अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय पहल है। यह ऐसे हीरो के व्यापार पर अंकुश लगाने की प्रक्रिया है जिनका इस्तेमाल विरोधी गुटों द्वारा चुनी हुई सरकारों के खिलाफ संघर्ष एवं युद्ध के वित्तपोषण के लिए किया जाता है। त्रिपक्षीय संरचना देखें किम्बर्ले प्रक्रिया जो है सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय हीरा उद्योग और नागरिक समाज संगठनों की एक संयुक्त पहल भी है। मुख्यालय क्या है तो इसका कोई औपचारिक संगठन नहीं है। इसका संचालन सदस्य देशों तथा बारी से अध्यक्षता करने वाले देशों के माध्यम से किया जाता है। और प्रमाणन योजना देखें किम्बर्ले प्रक्रिया प्रमाणन योजना जो है यानी KPCS को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जनादेश के अंतर्गत 1 जनवरी 2003 के से लागू किया गया है। उसके बाद वैश्विक कवरेज के बारे में देखें किम्बर्ले प्रक्रिया में यूरोपीय संघ एवं उसके सदस्य देशों सहित कुल 7 प्रतिभागी इसमें शामिल भी हैं। उसके बाद यह जो योजना है इसकी भारत की भूमिका देखें तो यह तीसरी बार 2008, 2019 और 2026 में तीसरी बार है जब भारत को इसके नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक आता है वीर बाल दिवस के बारे में। चर्चा के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा युवा नायकों की बहादुरी और उनके आदर्श मूल्यों को सम्मानित करने के उद्देश्य से 26 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय स्तर पर वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। यह वीर बाल दिवस क्या है तो यह दिवस साहिबजादों के सर्वोच्च बलिदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है, अर्थात गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की स्मृति में, जिन्होंने वर्ष 1705 में जबरन धर्मांतरण के विरोध में शहादत प्राप्त किए थे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बारे में देखें भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है वीरता, कला, विज्ञान, सामाजिक सेवा, पर्यावरण और खेल के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियों के लिए बच्चों को यह पुरस्कार प्रदान किया है। और पुरस्कार विजेता देखें इस वर्ष 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 20 बच्चों को इस पुरस्कार के लिए चयनित भी किया गया है। समारोह का विवरण देखें पुरस्कार समारोह विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित की गई। गुरु गोविंद सिंह के बारे में देखें तो 10 सिख गुरुओं में से अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना बिहार में हुआ था और उनकी जयंती नानक शाही कैलेंडर पर आधारित है। और गुरु गोविंद सिंह अपने पिता गुरु तेग बहादुर यानी 9वें सिख गुरु थे। उनकी मृत्यु के बाद 9 वर्ष की आयु में 10वें सिख गुरु बने थे और वर्ष 1708 में इनकी हत्या कर दी गई थी गुरु गोविंद सिंह का। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक आता है अगरबत्ती के लिए नया BIS मानक के बारे में देखेंगे। चर्चा में किया है तो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025 के अवसर पर नई दिल्ली के भारत मंडपम में उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और उत्पादन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के हेतु अगरबत्ती के लिए नया BIS मानक जारी किया है। मुख्य बिंदु क्या है मानक देखें IS जो है IS 19412 अनुपात 2025 से अगरबत्ती जो है जिसे भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विकसित किया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो के बारे में देखें यह भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है जिसकी स्थापना भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के अंतर्गत हुई थी। BIS जो है BIS यानी BIS जो है गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों के आधार निर्धारित तथा प्रमाणन के लिए जिम्मेदार भी है। उसके बाद उपभोक्ता विकास देखें तो IS जो है
IS 19412 अनुपात 2025 के अनुरूप उत्पादन BIS मानक चिन्ह धारण करने के पात्र होंगे, जिससे उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित परीक्षण और गुणवत्ता सुनिश्चित अगरबत्तियों की पहचान करने में सहायता भी मिलेगी। निषिद्ध पदार्थ की यह मानक जो है एलेथ्रिन, परमेथ्रिन और साइपरमेथ्रिन और डेल्टामेथ्रिन और फिप्रोलिन जैसे कीटनाशक रसायनों के उपयोग को प्रतिबंधित भी करता है। उत्पाद देखें तो यह मानक मशीन से निर्मित, हाथ से निर्मित और पारंपरिक मसाला अगरबत्तियों पर लागू होती है, जिससे कच्चे माल, जलने की गुणवत्ता, सुगंध, प्रदर्शन और अनुमेय रासायनिक सीमाओं के लिए मानदंड निर्धारित भी किए गए हैं। अगला हमारा टॉपिक आया है FIDE विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 के बारे में चर्चा की हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने FIDE विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगैसी और कोनेपू हम्पी को हार्दिक बधाई दी है। और मुख्य बिंदु क्या है, स्थल देखें, यह चैंपियनशिप दोहा कतर में आयोजित की गई। पदक विजेता अर्जुन एरिगेशी हैं और कोनेरू हम्पी हैं, और अर्जुन एरिगेशी ने पुरुष वर्ग में और केनेरू हम्पी ने महिला वर्ग में कांस्य पदक प्राप्त की है। FIDE जो है विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 जो है, इस चैंपियनशिप में 13 चरणीय स्विस प्रणाली प्रारूप के अंतर्गत रैपिड समय नियंत्रण अपनाया गया है, जिसमें खिलाड़ियों की उच्च गति में निर्णय क्षमता और कौशल की परीक्षा भी होती है। और स्वर्ण पदक जो है पुरुष वर्ग में मैग्नस कार्लसन नॉर्वे में, और स्वर्ण पदक में महिलाओं वर्ग में है जू वेनजुल चीन के। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक आता है K4 बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। K4 बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में देखिए, चर्चा में भारत के परमाणु ऊर्जा से संचालित पनडुब्बियों से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की मारक क्षमता वाली K4 मध्यम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। मुख्य बिंदु देखिए परीक्षण मंच पर, यह परीक्षण भारतीय नौसेना की परमाणु ऊर्जा से संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS से अधिघात से बंगाल की खाड़ी में किया गया है। सामरिक महत्व देखें, यह परीक्षण जो है भारत की समुद्र आधारित परमाणु प्रतिरोध क्षमता को सुदृढ़ करता है तथा देश की परमाणु यंत्र भूमि, वायु और समुद्र से परमाणु हथियारों की तैनाती की क्षमता को मजबूती प्रदान भी करता है। द्वितीय हमला दक्षता देखें, इस K4 जो है मिसाइल का यह सफल परीक्षण भारत के द्वितीय हमला क्षमता को सशक्त बनाना है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि किसी भी प्रारंभिक परमाणु हमले के पश्चात भी भारत प्रभावी एवं निर्णायक प्रत्युत्तर देने में सक्षम भी रहेगा। उसके बाद DRDO की भूमिका देखिए, इसमें तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO जो है, इसके द्वारा विकसित K4 मिसाइल ठोस ईंधन तकनीकी एवं उन्नत नेविगेशन प्रणालियों से युक्त है, जो इसकी विश्वसनीयता तथा सटीकता को बढ़ाती है। बैलिस्टिक मिसाइलों की विशेषता देखें, बैलिस्टिक मिसाइलें रॉकेट द्वारा संचालित हथियार प्रणालियां होती है, जो प्रक्षेपण के बाद मुख्यतः मुक्त पतन पथ का अनुसरण करती है। ये पारंपरिक या परमाणु युद्ध के लिए जाने में सक्षम होती है और इन्हें भू, समुद्र एवं वायु से प्रक्षेपित किया जा सकता है। और मारक क्षमता के आधार पर वर्गीकरण देखें, छोटी दूरी की मिसाइलें जो है 1000 किलोमीटर से कम, मध्यम दूरी की मिसाइलें 1000 से 3000 किलोमीटर, और उसके बाद मध्यवर्ती दूरी की मिसाइलें जो है 3000 से 55 किलोमीटर, लंबी दूरी या अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल जो है 5500 किलोमीटर से अधिक। V अग्नि जो है भारत की सबसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, जो 5000 किलोमीटर से अधिक की मारक क्षमता वाली एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक ये मिसाइल है। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक आता है भारत टैक्सी पहल के बारे में। तो चर्चा की भारत सरकार ने भारत टैक्सी नामक अपनी तरह की पहली ड्राइव स्वामित्व वाली सहकारी राइड हेलिंग पहल का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य जो है निजी टैक्सी एग्रीगेटर के विकल्प के रूप में निष्पक्ष, पारदर्शी और न्यायसंगत परिवहन सेवा उपलब्ध भी कराना है। मुख्य बिंदु देखिए, भारत टैक्सी जो है यह सरकार समर्पित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है, जिसे एक सहकारी मॉडल के रूप में विकसित भी किया गया है, जहां ड्राइव पारंपरिक निजी कंपनियों पर निर्भर रहने के बजाय शेयरधारक अवश्य मालिक होते हैं। उद्देश्य क्या है, इस योजना का उद्देश्य टैक्सी चालकों को उचित आय सुनिश्चित करने के सशक्त बनाना है। निजी
ऑपरेटरों जैसे कि ओला और उबर पर निर्भरता कम करना तथा यात्रियों को भी किफ़ायती पारदर्शी परिवहन सेवाएं प्रदान करना है। सहकारी संरचना देखिए, यह सेवा जो है सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा संचालित की जाती है। और लॉन्च देखिए, यह सेवा 1 जनवरी 2026 से पूरे देश में शुरू होने वाली है। उसके बाद ड्राइवर के लिए लाभ देखिए, ड्राइवर के स्वामित्व वाला मॉडल, कोई कमीशन नहीं और लाभ साझाकरण है। यात्रियों के लिए लाभ क्या है? पारदर्शी मूल्य निर्धारण, किफ़ायती यात्राएं और अनेक वाहन विकल्प भी है। उसके बाद हमारा टॉपिक खत्म होता है।